हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है फिर से एक और वीडियो में हमारी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो जो कि बेस्ड है हमारी क्लास टेंथ रियल नंबर चैप्टर पे। आप अच्छे से जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है क्लास टेंथ के लिए, जिसमें हमने कल जो एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन रियल नंबर का कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या बेसिक हमें रियल नंबर से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। उसके लिए आप यहाँ पे आई सेक्शन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से पहले सीख सकते हैं, फिर इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी क्लास टेंथ की। ओके बच्चों, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ जो कि हमारा रियल नंबर चैप्टर था। ठीक है, और रियल नंबर को अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी क्लास टेंथ की बुक से बिल्कुल कंप्लीटली। उसके लिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलेंगे 1 to 1 पॉइंट। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास जो रियल नंबर में एक चीज आती है जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है इसके लिए हम यहाँ पे जान के चलेंगे अच्छे से। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो होती है यानी कि आपके पास जो नंबर्स हैं, जैसे अभी मैं आपको इससे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और दूसरे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बात करें प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। ऐसे याद रख के चलें आप, इजी रहेगा। ओनली टू फैक्टर, और ये ओनली टू फैक्टर वाले भी कौन से हैं? एक तो ये खुद है इटसेल्फ, ओके, और दूसरा वन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वन यानी कि सबका मालिक है, और सबका मालिक एक का मतलब है कि सबका मालिक एक सबकी देख रेख करता है, राइट। तो इसका मतलब ये एक जो है हर एक नंबर से डिवाइड होता है, ना ये कंपोजिट होता है ना ये प्राइम होता है। ठीक है, लेकिन ये हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये यूनिट कहलाएगा उसकी। ठीक है, आइडेंटिटी कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर इट सेल्फ की बात करें तो ये भी बात है। अगर मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने सपोज करो एक नंबर लिया 3, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। अब 3 आप सोचो किसमें कौन कौन से नंबर से कटेगा? 3 एक तो 1 से कट हो जाएगा। ठीक है, 3 दूसरा किससे कट हो जाएगा? 3 2 से कट हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो 3 किससे कट होगा? खुद अपने आप में 3 से ही कट होगा, यानी कि एक तो 1 से कट हो रहा है, दूसरा खुद से कट हो रहा है। ठीक है, जो खुद नंबर है, तो इसका मतलब 3 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? 3 इज अ प्राइम। 3 आपके पास एक नंबर बन जाता है जिसे कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कंपोजिट की। कंपोजिट बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, प्राइम के। जैसे कि कंपोजिट में वो ऑलरेडी उसका खुद का फैक्टर तो हो गई, वो खुद का फैक्टर है, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरा उसका 1 भी फैक्टर होगा, लेकिन क्या उनके बीच में और भी फैक्टर्स होंगे? क्या उनके बीच में आपको और भी ज्यादा फैक्टर्स दिखाई देंगे? यस, यानी कि यहाँ पे मिनिमम फैक्टर जो होंगे वो मोर देन 2 होंगे। मिनिमम फैक्टर क्या होंगे? मोर देन 2 होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम फैक्टर कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन कि मिनिमम और मैक्सिमम की क्या कंडीशन है। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ ध्यान रखना आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। हम बात करें अगर, तो इसके फैक्टर्स जो होंगे बच्चों वो 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे कैसे एक एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे, कंसीडर करेंगे। एग्जांपल जैसे सपोज करो एक आपके पास नंबर है 4। कौन सा नंबर है? 4। अब अगर 4 को चेक करते हैं तो 4 आप देखो 1 से कट होता है? बिल्कुल होता है। 2 से कट होता है? बिल्कुल होता है। 3 से कट होता है? नहीं होता। 4 से कट होता है? होता है। तो किसके फैक्टर काउंट करो? 1 2 3। कितने फैक्टर आ गए? 3, यानी कि मोर देन 3। इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका 4 है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो बोर्ड एग्जामिनेशन आपको कैसे कंफ्यूज करता है। अब वो क्या करेगा? मिक्स करेगा क्वेश्चंस को। मिक्स कैसे करेगा? वो कहेगा फाइंड द एचसीएफ या फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर किसी के उसमें दे देगा मोर देन 10, मतलब जो प्राइम नंबर आपका मोर देन 10 होगा उसे देखो कौन कौन से प्राइम नंबर के आपको एचसीएफ निकालने, एलसीएम निकालने। तो दे आर सेवरल क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछेगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, आपसे कोई भी नंबर किसी भी तरह की लैंग्वेज
दे दे, आप क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझ के चलेंगे कि एक क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोच के चलो, सबसे पहले प्राइम आता है, 1 तो प्राइम की कैटेगरी से बाहर, 1 कभी प्राइम हो ही नहीं सकता। तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 2। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 के 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर वाले को क्या कहते हैं, 2 फैक्टर वाले को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल का आया, इसका मतलब निकल का आया बच्चे कि यहाँ पे 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चेक करके देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की कहानी समझिए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास 4 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास 4 होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके लिए 4। ठीक है, क्यों होता है 4 चेक करके देखते हैं कि भाई 1 कुछ नहीं होता। ठीक है, 1 आपका ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। दूसरा, अगर 2 की बात करें, 2 हमारा प्राइम नंबर था, तो ये कैटेगरी से बाहर हो गया कंपोजिट की। ठीक है, जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें 3 के कितने फैक्टर, 3 एक अपने आप का खुद का फैक्टर और एक 1 का फैक्टर, बाकी 3 चीजों को तो वैसे भी आप 2 लोगों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तो इसका मतलब बांट सकते हो बट कंप्लीट इंटीजर नंबर में नहीं डिवाइड कर सकते उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 भी आपकी इस कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, वो भी प्राइम हो गया। तो सबसे पहले कौन सा आया काउंटिंग के बेस पे, 4। कौन सा नंबर आएगा, 4। तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चर्चा चलती रहेगी इसके बारे में, प्राइम और कंपोजिट के बारे में, लेकिन जब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स शुरू करनी थी तो उससे पहले आपको क्या करना था, उससे पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर सीखना काफी जरूरी था। अभी जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कैसे लिखनी है, क्या चीज है, और हाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इनसे रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू, लिंक के थ्रू या किसी भी तरीके से मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, जो कि हमारे पास क्या आया है, 2 आया है और 4 आया है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, उससे नेक्स्ट जो हमारे पास कहानी आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए हमारे पास एक तो कंपोजिट नंबर की हेल्प चाहिए, प्राइम नंबर की हेल्प चाहिए, एक और चीज जो आप पहले से पढ़ चुके हो, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ध्यान से समझो, ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें केवल प्राइम नंबर यूज हो रहे हो। कैसा फैक्टराइजेशन, जिसमें केवल प्राइम नंबर यूज हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली यूजिंग प्राइम नंबर। आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर यूज करेंगे एज अ फैक्टर। क्लियर, फैक्टर के लिए आपको केवल प्राइम नंबर यूज करने हैं। ये बाउंडेशन, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 से कट कर देते हैं। अभी मैं जब यहाँ पे टेबल बनाऊंगा आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वही पुरानी वाली चीज है। ठीक है, ये वाली है ना, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे यही सेम काम करना है फिर से हमें। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 54। अब 54 किससे कटेगा, लास्ट डिजिट चेक करो, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा इजीली, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये आ गया 27। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 से कट करोगे, 7 लास्ट आ रहा है, दैट मींस इट विल नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के बाद जैसे 3 पे मूव करते हो आप, तो 3 के लिए एक बार डिजिट ऐड कर लो। जब 3 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो डिजिट ऐड कर लो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि देखो बेटा 3 से वो नंबर भी कट जाते हैं जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, है ना। अब अगर 5 लास्ट डिजिट है और ये तो 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, कौन सा चूज करें पहले, छोटा नंबर कौन से कटेगा, तो पहले चेक करें डिजिट का सम करके, तो पता चल जाएगा कि आपका ये 3 से भी कट रहा है, तो पहले 3 से काटो, देन आप डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कि जब आप इसे कट कर रहे हो बेटा, तो 27 कैसे कट करोगे। 27 कट करने के लिए सिंपल है, 27 के लिए आप 3 से कट करिए इसे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से कट के होगा ये, 3 3 जा, अब 3 बन जा। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर हम तो यहाँ 9 लिख के इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर ये भी आता है 54 लिख के भी डायरेक्ट काट सकते हैं, क्या जरूरत है ये करने की। तो इसका मतलब इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। आप बाहर दे सकते हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 54 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देखा था, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या बात कर सकते हैं इसके आगे, इसके आगे की जो कहानी आती है वो आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये इतना लंबा कंसेप्ट हो गया, पहले हम पढ़ के आ रहे हैं कंपोजिट नंबर, फिर पढ़ के आ रहे हैं हम क्या यहाँ पे प्राइम नंबर। लेकिन कोई भी थ्योरम पढ़ने के लिए उसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे थे जो एंड होने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, उसके बाद क्या आ गया, आपको इसमें कंपोजिट नंबर का पता चल गया, प्राइम नंबर का पता चल गया, ठीक है। बिल्कुल जीरो से मैं क्लास यहाँ पे शुरू कर चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप एक चीज ध्यान रखें कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of prime। सिंपल लाइन लिखनी है आपको बिल्कुल, ठीक है। नो बुकिश लैंग्वेज, बिल्कुल इजी वर्ड्स आप लिख दोगे, एग्जामिनर को इजी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, इजीली आपको वो नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात कि इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ना, इट शुड बी यूनिक। ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, यानी कि 54 अभी हमने किया था, तो 54 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आया था वो 56 का नहीं आएगा, क्लियर। यानी कि वो किसी दूसरे नंबर का नहीं आ सकता, यानी कि ये यूनिक होगा, अपने आप में एक अद्भुत होगा, यूनिक होगा, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विल बी यूनिक, ठीक है। और इसीलिए इसे हम क्या करें, इसे दूसरा नाम दे देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। यानी कि हमने ये तीन चीजें यहाँ पे समझनी है इसके बारे में, बाकी इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना ही आपको एग्जाम में लिख देना है। पहली चीज क्या थी कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विल बी यूनिक। जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो प्रोडक्ट हमेशा यूनिक रहेगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि ये हमारा यूनिक होने की वजह से यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं इसे, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम पे भी आएगा, तो आप समझ जाना फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसे क्यों कहते हैं बेटा, इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक केवल और केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब मान लो नंबर शुरू हुए होंगे बनाने, अब उन नंबर्स के शुरू होने पे आप खुद सोचिए कि सबसे पहले नंबर्स को तोड़ा गया होगा, फिर जितने बड़े नंबर हैं उन्हें याद रखने के लिए उनके फैक्टर्स याद किए होंगे, तो सबसे पहले ये फंडामेंटल लॉ बना होगा। जब ये फंडामेंटल लॉ सबसे पहले बना, इसीलिए इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा गया। अब अरिथमेटिक क्यों, क्योंकि पहले हम डील करते थे नंबर्स के लिए, अब जब नंबर्स के बारे में डील कर रहे हैं तो नंबर्स में डील कर रहे हैं तो अरिथमेटिक नंबर्स से डील करता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे कहा दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करेंगे इसमें बारे में एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास चलो एक एग्जांपल इसमें पहले कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम पे चलेंगे। कि सपोज करो मैं कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपके सामने कंसीडर भी किया था, फिर से मैं एक बार कंसीडर कर लेता हूँ। इस बार 56 का करके देखते हैं कि पहले जैसा सेम आ गया, दूसरा आएगा। तो यहाँ पे 228, 214, उसके बाद 27। अब देखो 7 इज अ प्राइम, दैट्स व्हाई आई विल राइट 7 1, क्लियर। तो इसका जो 56 है इट कैन बी एक्सप्रेस, तो 56 इज द कंपोजिट। अब इसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या बन गए इसके, 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। अच्छा अब इसे कैसे लिख सकते हो, अभी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे इसे कि भाई 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं 2⁻³ और इनटू में क्या लिख सकते हो 7। इस तरीके से भी यहाँ पे आपको लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका 56 = 2⁻³ × 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे बच्चों, तो वो आती है हमारे पास कहानी एचसीएफ और एलसीएम की, कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है भैया। सिंपल मेथड है, जैसे पहले निकालते थे वैसे यहाँ पे भी निकालना है, ठीक है। कोई चेंज यहाँ पे नहीं है एचसीएफ एलसीएम के लिए। तो एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पे, देखो बच्चे एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी दो नंबर है, एचसीएफ एंड एलसीएम, आपके पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है। दो नंबर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, सपोज करो 9 और 12 का हमें क्या निकालना, पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ और फिर निकालेंगे एलसीएम, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 9, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, क्योंकि 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। उसके बाद दूसरा 12, दोनों ही कंपोजिट नंबर है। अब इसे आप करोगे तो देखो 3 3 जा 3 बन जा, क्लियर। अब यहाँ पे करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा, ये आपके पास आ गया। तो आप 9 को कैसे लिख सकते हो बच्चे, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2, क्लियर। उसके बाद 12 को कैसे लिख सकते हो, जो 12 आएगा आपके पास उसे कैसे लिखोगे, 12 को लिखने के लिए आप लिख सकते हो इजीली 2 इंटू 2 इंटू 3 या फिर 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। अब आपको देखो यहीं से HCF एलसीएम डायरेक्टली पता चल जाएंगे, ठीक है। HCF एलसीएम कैसे पता चलेंगे मैं बताता हूँ। देखो HCF के लिए तो आपको क्या देखना है, HCF के लिए क्या देखना होता है कि जो लीस्ट पावर है किसी भी नंबर की, ऐसे नंबर की, क्योंकि देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है, दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो कॉमन नंबर है उसकी लीस्ट पावर आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी लीस्ट पावर कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे 3 है और 3 के अलावा इसमें कोई नंबर नहीं है, तो अब हमें दूसरे नंबर में केवल 3 चेक करना कि 3 है कि नहीं है, तो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इनमें 3 की पावर 2 यहाँ पे, 3 की पावर 1 यहाँ पे, लीस्ट पावर कौन सी है, लीस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो आपके पास HCF क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कहानी आती है LCM की। अब देखो HCF माने हाईएस्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर 9 12 का HCF तो इससे बड़ा आना चाहिए, नहीं, छोटा आएगा, ठीक है। HCF छोटा आता है हमेशा नंबर और LCM बड़ा नंबर आता है, क्लियर। तो LCM के लिए देखेंगे, LCM में क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे चेक होगा, यहाँ पे आपको क्या देखना, कॉमन है नहीं है, जो है वो सब लिखना है लेकिन रिपीटेशन ना हो जाए, मैक्सिमम वाला जो है वो सब लिखना है, रिपीटेशन ना हो। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 इसमें कहीं है, 3 की पावर 1 है तो रिपीट हो गया 3 की पावर 1, तो बेटर है 3 की पावर 2 यानी मैक्सिमम वाली हमने यहाँ पे लिख ली। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो भी आपको 2 लिखना है, और मैक्सिमम तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम हो गई, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36। एलसीएम कितना हो गया आपके पास 36, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास बच्चे आ जाता है 36। अब यहीं से मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करो आपके पास एचसीएफ है आपके पास 3, एलसीएम है आपके पास 36, और इन्हें आप थोड़ी देर के लिए ए और बी कह दो, दो नंबर हैं इन्हें ए और बी कह देते हैं। तो सपोज करो आपके पास ए की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी हो गई 9 हो गई, बी की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 12 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12। एचसीएफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 36, ठीक है। ये हमारे पास कहानी आई। अब हम एक चीज करके देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी की मल्टीप्लाई को कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर आप इसे बोल सकते हो, ए और बी के मल्टीप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आपने इसे मल्टीप्लाई करा तो 12 इंटू 9 कितना आ गया 108, यानी 108 आपके पास इसकी कहानी आ जाएगी, 108 आ गया। उसके आगे जब आप करोगे HCF इंटू एलसीएम, HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करके देखो तो आएगा आपके पास 3 इंटू 36 जो कि आ जाएगा 108। अब आपको एक चीज यहाँ पे मिरेकल मिला होगा, क्या मिरेकल मिला कि सर हमने नंबर की मल्टीप्लाई करी तो भी प्रोडक्ट सेम है, HCF एलसीएम की मल्टीप्लाई करी तो भी प्रोडक्ट सेम है। तो ये ही आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। बट अगर आपके पास 2 की बजाय 3 नंबर दिए होते, अगर आपको 2 की बजाय 3 नंबर्स वो दे देता, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है। ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हुआ फिर, ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला उस केस में गलत होता है। आप ये नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, क्योंकि हमारे पास 2 ही क्वांटिटी है ना, HCF एलसीएम। कभी आप उन तीनों का HCF और एलसीएम लगा के उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो बी वेयर अबाउट दिस, आपको ये ध्यान रखनी है बात कि HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के लिए होगा, 2 नंबर के लिए सेटिस्फाइड करता है, केवल 2 नंबर का जब HCF एलसीएम निकालना है, 3 नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। फॉर 3 नंबर्स इट इज नॉट सेटिस्फाइड, क्लियर। अब आगे बात करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे ही कहानी अभी शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम इस पे HCF एलसीएम पे और कुछ जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करके देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है, ठीक है। और इतनी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम यहाँ मैं कंसीडर करूँगा जो कि आपको हार्ड प्रॉब्लम लगती हैं वो भी इजी लगने लगेंगी आप अगर पूरी वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस कंटिन्यू करोगे तो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो क्वेश्चन मिक्स कर दिया है पूरा, पहले से ही मैंने ये नहीं कि मैं पहले इजी क्वेश्चन लेके आऊँ, इजी क्वेश्चन से आपको शुरुआत कराऊँ। कंसेप्ट हमने पूरा स्ट्रॉन्ग रखा है स्टार्टिंग से, तो अभी हम रेडी हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने को। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है एग्जाम में, बस जिसने जितने अच्छे से पेपर पढ़ लिया, जिसका कंसेप्ट जितना अच्छे से हुआ, उसे 100 नंबर लाने के लिए फिर कोई नहीं रोक सकता, 100 के 100 नंबर वो लेके आ सकता, ठीक है। तो दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है हमेशा, ढंग से पढ़ो, पढ़ो मतलब रीड करो, पढ़ने का मतलब रीड करना ही होता है हमेशा, ठीक है। और दूसरा ढंग से समझो। और जब दो चीज़ें आपकी पक्की हैं, जब आपने ढंग से घर पे बैठ के एक रात पहले एग्जाम से 2-4 दिन पहले पूरा कंसेप्ट बढ़िया से उसे फिल्टर कर दिया, ठीक है, तो वो ढंग से आपका समझना हो गया। दूसरा, आपने ढंग से क्वेश्चन पेपर में पढ़ लिया, जब क्वेश्चन पेपर आया उसे बहुत बढ़िया से आपने पढ़ लिया, क्योंकि बाद में आके बहुत सारे बच्चे तो एक वैल्यू रेज करते हैं, सर हमें तो √3 का √5 दिखा था, है ना, या फिर हमें यहाँ माइनस दिखाई नहीं दिया, यहाँ प्लस दिखाई नहीं दिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना भूल गए। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ो। और दूसरी बात, जब घर पे 1-2 मतलब जो रिवीजन है उसमें आपकी कमी रह गई हो, ठीक है। बस वही 2 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, बाकी तो आप सब समझदार हो, ठीक है, अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो रेशो है एलसीएम का और एचसीएफ का, मतलब कि हमें क्या करना है, रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशो, तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ इनका रेशो होता है, ये डिवाइड कर देना है, ठीक है, बस ये आपका इसका रेशो है। अब क्या, ऑफ लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट यानी कि जो सबसे छोटा नंबर हो, और लीस्ट प्राइम नंबर, अब दोनों का निकालना है आपको। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लीस्ट कंपोजिट, अब तक नहीं पता किसका एलसीएम निकालोगे, लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। ऐसे ही यहां पे भी लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम, ठीक है, ऐसे आप इसे लिख सकते हो आसानी से बस। अब जब एचसीएफ एलसीएम इन दोनों का निकाल रहे हो तो आप देखो एलसीएम में अगर आप लीस्ट कंपोजिट की बात करें तो अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर आ रहा है क्या, 4, ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4, क्लियर। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आ जाएगा लीस्ट प्राइम। अब लीस्ट प्राइम में क्या आएगा, लीस्ट प्राइम के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। उसके आगे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ भी सेम नंबर का निकालना है आपको, 4 और 2। अब आप ये बताइए मुझे कि इनका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा। अगर 4 और 2 का एलसीएम सिंपली देखें तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है बताइए मुझे। 4 और 2 का एलसीएम आप सब जानते हैं, जो इनमें बड़ा नंबर होगा दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि वो 4 है खुद। और ऐसे ही जो 4 और 2 का एचसीएफ होगा वो इनमें छोटा नंबर जो दोनों में फैक्टर होगा तो वो है 2। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 2 लिख के आते हैं, कुछ एग्जामिनर होते हैं जो नंबर काट लेते हैं इस बात पे। वैसे नंबर काटने नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जामिनर नंबर काट लेते नहीं, रेशो में प्रेजेंट नहीं करा, रेशो पूछा था, तो आप उनकी संतुष्टि के लिए भैया 2:1 लिख दें, क्लियर। बिल्कुल रिस्क ना लें एग्जाम को लेकर, आप 2:1 लिख दें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, डायरेक्टली जो जितना पूछता है उतना सफिशिएंटली आंसर करें, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आया तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकता है कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो हमने अभी सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाला है और डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी और इजीली आपने इसे सोल्व भी कर लिया, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी क्लास चल रही है और क्लास चल रही है तो आप आंसर्स करने में अनेबल हो, ठीक है, लेकिन जब यदि आप चाहते हैं लाइव क्लास हो जाए, ठीक है, सारी की सारी क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आप कंटिन्यूशन में रहना चाहते हैं और लाइव क्लास हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप मुझे बताइए कि मैं लाइव क्लास लूँ और फिर मैं आपकी लाइव क्लासेस शुरू करा दूंगा ऑन टाइम, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात आ जाती है इसकी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इफ द एलसीएम ऑफ 12 and 42
इज 10m+4। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है बोर्ड एग्जामिनेशन की भाई इसमें बहुत इजी प्रॉब्लम है चैप्टर में, किसी तरह से बच्चे के क्वेश्चन को घुमाने की वजह से उसका 1-2 नंबर गायब हो जाए, है ना। तो आपको वो नंबर अपना छोड़ना नहीं है, क्योंकि नंबर्स का दान करना बेकार है, नंबर को दान करना कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, आप सीधे क्या ध्यान रखें, सिंपल है कि आप बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर एग्जामिनर से खींच सकते हो उतने खींच लो, कोई जरूरत नहीं है भाई। मान लो आपने 5 नंबर कम का अटेम्प्ट किया पेपर, 5 नंबर किसके लिए गए, बेकार हो गए वो। ठीक है, तो कुल मिला के आप 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर जो आके कहते हैं कि सर 5 नंबर का रह गया, 4 नंबर का रह गया, वो नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करो, जितना आता है उसके बारे में जो जानते हो वो लिखो उसमें। ठीक है, जितना आपने उसे पढ़ा है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 42। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको एलसीएम तो निकालना ही है दोनों का, और उसने कहा इज 10m+4, उसने कह दिया ये 10m+4 मान लो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल सी बात है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन के सामने इनका एलसीएम रख दो। ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सिंपल है, एलसीएम ऑफ 12 है ना एंड 42, किसी एक नंबर का तो एलसीएम निकल नहीं सकता। अब 12 और 42 का एलसीएम कैसे निकालोगे, इसे देखो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखोगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, लिख दिया आपने यहाँ आसानी से। उसके बाद 42 लिखोगे तो 2 से कट जाएगा 42, कितना आ जाएगा 2, क्लियर। उसके बाद 21 बचेगा, आपको पता है 21 किससे कटता है, जिसे नहीं आता वो ऐसे करके देख सकता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट जाएगा, और फिर किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा। जब आप इसे करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा सेम। ठीक है, तो आपके पास जब 2 की पावर 2 है, अब मैंने कहा था मैक्सिमम वाली पावर लेनी होती है और सारे नंबर लेने होते हैं मिला के, कॉमन वगैरह नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एलसीएम बनेगा आपके पास, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मैक्सिमम वाली 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लक अच्छा है 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, यहाँ 7 है, क्यों छोड़े 7 को, 7 को भी रखना है। ये सबको कहता है कि सब आ जाओ, है ना, एलसीएम कहता है सब आ जाओ, सारे नंबर आ जाओ, बस जो जो डिफरेंट हो, ये नहीं कि सेम वाले नंबर लिख दें, है ना। तो और उसमें जो मैक्सिमम पावर दे रहे हूँ, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चे, वो कह रहा है 10m+4 है, हम कह रहे हैं 84 है, वो कह रहा है 10m+4 है, तो दोनों की बात मानी जाएगी ना। तो कह दो 10m+4 84 के इक्वल है। तो जब हम यहाँ 10m+4 84 के इक्वल लिख देंगे बच्चे, तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू आपके लिए क्या है, अब हलवा हो गई। हलवा कैसे हो गई भाई, 4 को इधर उठा के इधर फेंक दो तो 10m बचेगा, इधर फेंकोगे तो 84 - 4 बच जाएगा। जब आपने इसे इधर फेंक दिया तो आपके पास आंसर इधर आ जाएगा 80 बच्चे, क्या आ गया 80, और क्योंकि 84 - 4 तो 80 होते हैं। उसके बाद इधर क्या बच गया 10m। अब देखो ये कितना बढ़िया नंबर आया 10 से 80 को कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि m के साथ चिपका हुआ है, चिपकी हुई चीज मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 80/10, 0 से 0 अपने घर बचेगा 8, तो m की वैल्यू क्या रही होगी, m की वैल्यू बच्चे 8 रही होगी। क्या रही होगी m की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 रही होगी। ठीक है, अगर आपको m = 8 दिख रहा होगा शायद, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा अभी आगे से, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ से ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इधर देख सकते हो बच्चे, m की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो हम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स करेंगे धीरे धीरे, तो हमारा कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। बस ये नहीं देखना कि भाई 30 मिनट में चैप्टर खत्म करना, 35 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, इस चीज को छोड़ दो थोड़ा सा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अभी सेशन शुरू होगा आपका, और जब आपका अब सेशन शुरू हो रहा है तो अगर आप सही समय पे सही चीज करना शुरू कर दो तो फिर आपको जल्दी होगी नहीं किसी चीज की। जल्दी का काम शैतान का काम है, जल्दी में क्यों पढ़ना है, शैतान की तरह थोड़ी एग्जाम देना जाके। ठीक है बच्चे, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन और बढ़िया है भाई, अलजेब्रा का खूब, है ना। अब एग्जामिनर 10th के बच्चों से सवाल पूछ रहा है, 6 7 किसी बच्चों से नहीं पूछेगा कि भाई 5 का 7 का एलसीएम बताओ, 15 का 25 का एलसीएम बताओ। नंबर्स बाउंडेड नहीं है, एल्जेब्रिकल टर्म भी दे सकता है, एल्जेब्रिक टर्म भी आपके पास आ सकती हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं है। हमें आइडेंटिटी याद है, क्वेश्चन खत्म। आइडेंटिटी याद नहीं है, कमेंट करो, बताओ, मैं याद कराता हूँ ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बस आपको अपनी प्रॉब्लम बोलनी पड़ेगी कि सर ये चीज याद करा दो, हमारे याद नहीं हो रही है, तो आप देखो, फिर उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी 100%। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ x² - 4 एंड x² - 16। अब इसका एलसीएम आप आसानी से कैसे निकालो, पहले इन्हें भी फैक्टर करना पड़ेगा। हर चीज जो है वो आपको फैक्टर करनी है, और x² - 4 लिखा जा सकता है बच्चे कैसे, x² - 2 का स्क्वायर,
अब ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। जैसा बिहेव ये करेगा वैसा बिहेव ये करेगा, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो वो ए प्लस बी आया था, ए माइनस बी आया था, एक्स माइनस 2 आएगा, एक्स प्लस 2 आएगा। अच्छा दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और जब ये हो जाएगा तो ये भी ऐसे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि x प्लस 4 भी आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी आ गया, राइट। अब इन दोनों को एलसीएम कैसे इनका निकालेंगे हम यहाँ पे। एलसीएम निकालने के लिए जनरली आपको क्या करना है, जनरली आपको एलसीएम निकालने के लिए समझो यहाँ पे ध्यान से, देखो बच्चों यहाँ पे अभी x प्लस 4 है या x माइनस 4 है, ठीक है। अगर आप इसे देखो ध्यान से तो इसमें आपको कुछ एक और ट्रिक मिलेगी, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्की सी एरर हो गई है। यहाँ पे आपका x की पावर 4 है, इसे ऐसे फैक्टराइज करो तो, और जो आपका मेन क्वेश्चन आया हुआ है ना बोर्ड में वही हो जाएगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बच्चे, ठीक है। जब ये हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। क्वेश्चन वो भी हो जाएगा पिछला वाला भी, डायरेक्टली उससे एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जो पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तो जितने चाहे उतनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ऐसे रहेगा, इट विल नॉट ब्रेक, ठीक है। ये वाला x, अब देखो यहाँ पे इसे फिर से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जब ये आपके पास आ गई प्रॉब्लम तो आप फिर से वही वाला काम जो मैं अभी नंबर्स के लिए बता रहा था सेम काम यहाँ पे करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। ये x माइनस 2 है, इसमें कहीं x माइनस 2 दिख रहा है, आप पे दिख रहा है तो एक ही बार लिखना है एलसीएम के लिए। अगर आप एलसीएम लिख रहे हैं तो आप x माइनस 2 एक ही बार लिखो, दो बार लिखने की क्या जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2, आपको यहाँ भी x प्लस 2 दिख रहा है तो एक ही बार लिखो। अब क्या चीज रह गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह गया, उसमें है नहीं है, पर निकाल क्या रहे हो एलसीएम, एचसीएफ थोड़ी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपका सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कहानी बन गई, और जब ये हमारे पास कहानी बन जाएगी ना बच्चे तो एलसीएम निकल गया सीधे। अब एलसीएम ही पूछा था, मान लो कुछ भी इसमें तिकड़ा मुकड़म बना दे क्वेश्चन को कि इसका एचसीएफ भी निकालो, उससे इसका रेशो निकालो, तो वो काम करते रहना, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो एक और प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पर ये फेवरेट प्रॉब्लम है बोर्ड की, आपको हमेशा एमसीक्यू के अंदर मिलेगी, ठीक है। क्या कि P and Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। P और Q आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर आपको बता चुका हूँ पहले, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें पॉजिटिव हैं नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सच डेट P इज इक्वल टू ए क्यूब बी, ठीक है। P की वैल्यू इधर रखिए a क्यूब b और Q की वैल्यू ab का होल स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, जहाँ पे a और b क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है। और जब a और b प्राइम नंबर है, फाइंड एलसीएम ऑफ p एंड q। अब एलसीएम आपको निकालना p और q का, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, इजी है काफी, ठीक है। पहले तो उसने पहले बता दिया a और b जो है प्राइम नंबर, मतलब आपको फंडामेंटल थ्योरम लगा के दे दी। अब आपसे बस बना बनाया क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे, ठीक है। कि सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास p लिख रहा है, p की वैल्यू क्या लिख रही है, a क्यूब b लिख रही है, क्या लिख रही है, a क्यूब b, अलग अलग करे हुए हैं पहले से। क्यू में क्या लिख दिया इसने, ए बी का होल स्क्वायर, तोड़ना इसे जरा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो उसे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है एलसीएम की, किसकी, पी और क्यू की। अब ध्यान से सुनो, वही वाली बात फिर से आ रही है एलसीएम में, मैंने आपको बताया इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम पी और क्यू का निकालना है आपको, पी और क्यू यही वाले नंबर है, तो एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो आप इसे, ए क्यूब बी कोमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब निकलेगा कैसे, सिंपल है, मैंने बताया एलसीएम के लिए मैक्सिमम वाली पावर, ए क्यूब मैक्सिमम है, ए स्क्वायर आपका कोई सर ए क्यूब मैक्सिमम है, तो आप यहाँ लिख दोगे ए क्यूब। उसके बाद दूसरा बी मैक्सिमम है या बी स्क्वायर मैक्सिमम है, कि सर बी स्क्वायर मैक्सिमम है, तो ये बी स्क्वायर, कुछ करना ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ निकालोगे अगर ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ क्या कहता है, मिनिमम वाली पावर दे दो, दोनों में होनी चाहिए मिनिमम, तो ए भी दोनों में है, यहाँ पे तो आंख बंद करके काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, मिनिमम कौन सी, सर ए स्क्वायर मिनिमम है, तो ए स्क्वायर ले ली,
दोनों में आ रही होगी, ठीक है। अब बी और बी स्क्वायर में क्या है कॉमन, आप कहोगे सर बी कॉमन है, कॉमन याद रख सकते हो। बी और बी स्क्वायर में क्या कॉमन है सर, यहाँ पे बी कॉमन है, तो आपके पास ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चे, उसमें आएगा रूट टू इज रेशनल, 5 + रूट टू इज रेशनल, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इसमें फिर से, ठीक है, कि किस तरीके से उन्हें लिखना, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, जैसे लिख लूँ यहाँ पे जैसे बताऊँ वैसे लिखे आना, पूरे नंबर दे देगा एग्जामिनर 3 में से 3, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन वो बोर्ड में आ जाता है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है फिर से, ठीक है। अभी से देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी कि 2 नंबर का जो एलसीएम आ रहा निकल के वो 14 टाइम्स है उसके एचसीएफ के, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, उनका जो सम है एलसीएम एचसीएफ का वो 600 है, ठीक है। अगर एक नंबर उनमें से 280 था तो उस कंडीशन में हमें दूसरा नंबर बताना है क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। जब एचसीएफ और एलसीएम की बात करें एक ही क्वेश्चन में, अगर एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहा है ना बच्चे, तो आप उसमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो पहले वही शुरुआत करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अभी हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर 2 नंबर का एलसीएम इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ, ठीक है बच्चे, 14 इंटू एचसीएफ। अब आप दूसरी चीज क्या लिखोगे यहाँ पे कि भाई इफ 1 नंबर इज 280, अगर उसमें से एक नंबर क्या है 280 हुआ, उन दोनों में से एक नंबर उसने लेवल कर दिया, और दूसरी बात उनका जो सम दिया है एलसीएम एचसीएफ का वो कितना दे दिया 600, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ जो दे रखा है बच्चे वो कितना दे रखा है 600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब लिख लो, जो इसमें दे रखा है सारी चीजें यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज दे रखी है उसमें से एक नंबर दे रखा है। अब एक नंबर का कुछ नाम तो देना पड़ेगा, ए कहेंगे उसे, बी कहेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें इसका बोलना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखेंगे उसके लिए हम लिखेंगे इसे ए लिख लेते हैं, इसे हम क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। तो ए जो हमारे पास दे रखा है सपोज करो 280 और कह रहा है कि बी बता दो कितना होगा, बी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो आपके पास, सेकंड जो है फर्स्ट को दोनों में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, एलसीएम की वैल्यू है 14 इंटू एचसीएफ, वो मैं छोटा लिख रहा हूँ इसे, छोटा कैसे लिखेंगे इसे, मान लो मैंने एलसीएम को कह दिया एल, एचसीएफ को कह दिया एच, ठीक है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे 600। अब एलसीएम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट इज 14 एच और प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 600, तो यानी कि 15 ऑफ एच इज इक्वल टू कितना आ गया 600, ठीक है। जब 15 ऑफ एच 600 आ जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से 4 टाइम कट गया, 40 आपके पास आ गया, यानी कि एचसीएफ जो होगा बच्चे वो कितना होगा, एचसीएफ आपके पास 40 है इसका। और जब आपके पास एचसीएफ 40 है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। एक तो ये तरीका, उसमें से एक नंबर आपको मिल गया, एचसीएफ मिल गया, बचा क्या, दूसरा नंबर निकालना, एलसीएम निकालना। तो पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चे, उसने 2 है आपके पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ को ऐसे लगा दो या फिर आप इसे लगा दो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 इंटू 40 आप इसे लिख सकते हो, 14 इंटू 40 क्यों लिख दिया, क्योंकि एलसीएम इज 14 इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो 14 इंटू 14 पे कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 560, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 560, से ऊपर लिख देता हूँ बच्चे, ऐसे मानो इधर लिख देता हूँ इसे, कि जो एलसीएम है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप क्या कह सकते हो, जो एलसीएम की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 14 इंटू एचसीएफ जो आपके पास आया है 40 आया है, ठीक है। और जब ये आ गया तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 14 4 जा 560 आपके पास इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। जब ये 560 हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी। अब ए आपके पास है तो ए कितना है आपके पास, या ऐसे कहो कि आपको बी निकालना है तो बी डायरेक्टली यहां से कितना आ रहा है, एल इंटू एच अपॉन ए,
अब एल की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 560 और एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू आई 40 और डिवाइड किससे कर देना, ए से। और ए कितना दिया है इसने, गिवन किया है मेरे को यहाँ पे बच्चे, ए की वैल्यू 280, क्या लिख दिया इसने 280। और आपको अच्छे से पता है 0 से 0 अपने घर, 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56। मुझे कैसे पता, मुझे याद है टेबल 30 तक, आप भी याद करो, आपको भी पता चलेगा जल्दी तक, जल्दी से जल्दी 30 तक टेबल कंपलसरी है, ठीक है। 30 तक टेबल आप याद करिए, अदरवाइज हाँ मुझे बताइए कमेंट में, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रोडक्ट याद भी रखने हैं। थोड़ी 2-4 ट्रिक्स इनसे रिलेटेड भी होती हैं टेबल को याद करने की भी, लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती टेबल्स की ट्रिक। टेबल्स को तो एटलीस्ट याद कर लो, फैक्टर्स को याद कर लो, बेहतर होता है। बट जो आपके कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इनकी ट्रिक्स हैं, इनमें आप ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगाओ। उनकी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अभी कुछ वीडियोज में अलग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 28 2 जा, अब 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 40 से हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगी बी की वैल्यू 8। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 8, यानी कि वो दूसरा नंबर जिसे हम ढूंढ रहे थे वो था 80, जो दूसरा नंबर था जिसे हमें खोज लगी हुई थी इसकी, ठीक है। तो वो मिला हमें क्या आके 80। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है अच्छे से, क्वेश्चन में 2 से 4 कोई प्रॉब्लम जोड़ी गई है, फिर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। आप इसे नोट करिए क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। तो बच्चों एक और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर से भी किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है कंसीडर द 2 नंबर, 2 नंबर आपको कंसीडर करने हैं, हुज सम इज 135, जिसका सम क्या है 135 है, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ इज 27। पढ़ने में बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लग रहा है, करने में भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जो समझना है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आसानी से। इफ देयर एलसीएम इज 162, अगर इनका एलसीएम 162 है तो उस कंडीशन में बोट विल बी द लार्जर नंबर, कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब नंबर बड़ा कैसे पता करें, पहले तो नंबर पता चले, फिर कंपेयर कराएंगे, फिर पता चलेगा नंबर बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं यहाँ पे। कंसीडर द 2 नंबर हुज सम इज 135, अभी कोई काम की लाइन नहीं है, सम तो तब पता चले, पहले नंबर को लाइट करना पड़ेगा क्या नंबर है ना। एंड देयर एचसीएफ इज 27, ये चीज बढ़िया है। अब एचसीएफ अगर 27 है, सपोज करो एचसीएफ आपका अगर 27 है, तो जो भी नंबर होगा इसी से बना होगा, जो नंबर होगा उसमें 27 तो आ ही रहा होगा मिनिमम। अब 27 में कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल आ रहा होगा जो इस नंबर को फॉर्म कर रहा है, उस मल्टीपल को आप ए मान लो, क्या मान लो उसे, ए। तो लेट फर्स्ट नंबर वो ले लो आप 27A, ठीक है। आपने पहला नंबर ले लिया 27A। दूसरा नंबर जो आप कंसीडर कर लोगे यहाँ पे सेकंड नंबर वो हो जाएगा 27B। आपने ऐसी ए और बी रैंडमली इनके साथ मल्टीप्लाई में लगा लीजिए, नंबर इन्हीं से फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। अब जब आपके पास ये दोनों नंबर आ गए तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। बस इसमें इतनी सी ही ट्रिक थी छोटी सी, वो जो आपको ध्यान रखनी थी। अब फिर से लाइन पढ़ो, 2 नंबर का सम 135, 2 नंबर का सम 135 है तो 27A, उसके बाद 27B, दोनों का सम 135, यानी कि A प्लस B, यहाँ ब्रैकेट क्योंकि 27 दोनों में आ रहा है तो ये हो जाएगा 135। A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 135 डिवाइडेड बाय 27, जब डिवाइड करोगे तो 27 5 जा 135। तो इट मीन्स पहली इक्वेशन आ रही है आपके पास A प्लस B की वैल्यू जो है वो 5 होगी। अब A और B के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक इक्वेशन तो डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या होगी वैल्यू, है ना। एमसीक्यू का क्वेश्चन तो है नहीं कि तुक्का लगाओ और वहां पे भी तुक्का लगा दो, वैल्यू का तुक्का लगाओ फिर टिक लगा दो तुक्के से, है ना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, एंड देयर एचसीएफ इज 27 इफ देयर एलसीएम इज 162। अगर उनका एलसीएम 162 होगा तो फिर से वही वाला फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ए और बी तो मैं नहीं ले सकता यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह, ठीक है। यहाँ सीधे ये लिख देते हैं, क्यों नहीं ले सकता उसका रीजन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्लियर बच्चों। देखो वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी है, वीडियो बनाने में जो मेहनत लग रही है वो पूरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं आपके नंबर्स से, ठीक है। आपको बस देखनी है, देख के नोट्स करनी है
और उसे पढ़नी है, बार बार समझनी है। तो आपको जब आपके अच्छे नंबर आएंगे मुझे कमेंट करके बताइए, बताना है आपको कि आपको इस वीडियो से ये फ़ायदा मिला आपके PA1 एग्जाम में या जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होंगे बोर्ड में। ठीक है, इस वीडियो को देख के जाएं, उसके बाद चैप्टर पढ़ें तो आसानी से आप कहोगे NCERT क्वेश्चंस भी सर कराइए, तो आप मुझे बताओ, मैं NCERT क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिया करूँगा। ठीक है, पर मैं वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ के आते हो। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर वैसे तो इसमें NCERT क्वेश्चंस भी बच्चे इंक्लूड रहेंगे कंप्लीटली। ठीक है, बीच बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT के वो सारे इंक्लूड करके मैं चलूंगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है बच्चे। तो HCF और LCM आपको अच्छे से पता है। HCF की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप कह रहे हो कि एंड देयर HCF इज 27, तो इसका HCF कितना है 27 है। और दूसरा आपके पास क्या LCM कितना है, इसका LCM भी लिख के दे रखा 162, तो ये वैल्यू तो आपके पास इजीली है 162 और 27। ठीक है, ये लिख लिया आपने। उसके आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 27A और 27B, यही तो नंबर थे हमारे पास दोनों। ठीक है, जो हमने लेट किए थे। अब जब आपने 27 इंटू 27 इंटू AB इज इक्वल टू 162 इंटू 27, एक 27 से एक 27 कट गया, आमने सामने वाली चीजें कट जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, दूसरा आपके पास आ गया AB की वैल्यू 162 डिवाइडेड बाय 27। अब 7 6 जा कितने होते हैं 42, तो अंदाजे से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है अंदाजे से, अंदाजे से ये पता चल रहा है बच्चे कि ये आंसर 6 हो सकता है। अब अगर जिसे कंफर्मेशन करनी तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता है। ठीक है, ये 6 ही आएगा। अब आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो सकता है तुक्का सही बैठ जाए। ऐसा नंबर जिसको सम करने पे 5 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा हो, ऐसा नंबर 2 और 3 होते हैं, तो आंसर मिल गया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, आंसर आपको डायरेक्टली भी मिल रहा। अगर डायरेक्टली आपको आंसर नहीं चाहिए तब कैसे आंसर करोगे, तब आपको क्या सोचना है, सोचो। यहाँ पे देखो A प्लस B की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो आप कह रहे हो 5 है। AB की वैल्यू कितनी है, वो आप कह रहे हो 6 है। अगर इस वाली इक्वेशन का आप स्क्वायर करो, इस वाली इक्वेशन का A प्लस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो A प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। इसे इंप्लाइज दैट करके देखो यहां से ही, तो जो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB है बच्चे, वो कितना आ गया आपके पास, वो भी 25 आ गया। ठीक है, एक तो ये आप इसमें भी A और B में ही फिर से फंस गए, क्योंकि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो एक तरीका इसमें आप इसे ऐसा ना करके एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ जो आपको इसका आंसर डायरेक्टली दे देगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कंसीडर करते हैं आप। देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे तो आपका इसमें समय ज़्यादा लग सकता है एक तो। ठीक है, आइडेंटिटी तो बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं, आंसर तो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे तो आपका इस क्लास में 3rd चैप्टर में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली हम सीख लेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे हम, बोर्ड एग्जाम में तो सारे बुक पढ़ के तब जाते हैं एग्जाम देने, तो उस कंडीशन में वो तो हमें आता हुआ होता है, लेकिन बहुत सिंपल है। आप एक बार ध्यान से समझिए कि भाई आपके पास A प्लस बी की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ से B की वैल्यू 6/A लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, एक ही टर्म में लिख लिया हमने B की वैल्यू। B की वैल्यू यहाँ से उठा के इस वाली इक्वेशन में पटक दो, जब इसमें पटकोगे तो क्या आएगा भाई, A आपके पास यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है 6/A और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, यानी कि A प्लस 6/A आपके पास क्या बन गया 5 बन गया। अब आप इसे इक्वेशन बना दोगे क्वाड्रेटिक, A स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 6 और उधर चला जाएगा A, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया बच्चे, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6। और वही काम आपको यहाँ भी करना है जो सोच रहे थे आप। ठीक है, कि 6 ऐसे पेयर जो सम आप करके ये आ जाए और प्रोडक्ट करके ये आ जाए, तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे आप। भाई A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6 है अगर आपके पास, तो क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो आप A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 3A। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक नहीं आता है, ठीक है, तो वो पहले इसे क्वाड्रेटिक को समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 8th क्लास में भी कंसेप्ट आ जाता है, और अगर आपको नहीं आता तो आप इसे ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया है कि जो 6 है, 6 के ऐसे पेयर लिए बच्चे, 2 और 3 है, उसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका सम 5 आ जाए। तो वो 2 और 3 है, उन्हें आपने 5A को -5 को -2 -3 में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 3A प्लस में आ जाएगा बच्चे 6। बस इतना काम करना है। जब आपने ये काम कर लिया इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से देखो इन दो टर्म में से A कॉमन लीजिए।
इन दो टर्म में से ए कॉमन लोगे तो a माइनस टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a माइनस टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे भी क्या बचा? a माइनस टू इक्वल टू 0। अब आंसर पता चल जाएगा कि अंदर वाले अगर दोनों सेम आ रहे हैं वाले नंबर, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। शायद ये वाला कट रहा है वीडियो में से, इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं फिर से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं चाहता हूँ पूरा क्वेश्चन इंक्लूड ही रहे। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इसे, इस वाले पोर्शन पे इधर लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा। ये इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं a² माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसे लिख देंगे a² माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों में से कॉमन लिया a तो a माइनस टू, यहाँ से कॉमन लिया 3 तो ये हो गया a माइनस टू। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 0। तो जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ एक चीज ध्यान रखें, a माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो जो पॉलिसी है वो a माइनस टू पहले लिखना होता है, तो पहले उसे लिखें। वो सारे बच्चे इसमें a माइनस 3 लिख देते हैं, गलत नहीं है, कम्यूटेटिविटी जो है ऐसे सही कर देती है। लेकिन अगर कम्यूटेटिविटी लिख रहे हो तब यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो यहाँ एक बहुत छोटी सी बात आपको पता चलती है बच्चे, कि अगर आपने ये ऐसे लिख दिया a माइनस 3, तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग a माइनस 3 कॉमन फ्रॉम देयर, but it is not possible because a minus 3 is not common between the terms. That is why आप या तो लिखें by using commutative property कि मल्टीप्लीकेशन आपने रिवर्स करके लिख दिया a b इक्वल टू बी है। अदरवाइज आप कैसे लिखें बच्चे, यहाँ पे आप लिखें a माइनस टू। अब आपके क्वेश्चन इस बात पे नंबर कट जाएंगे, कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर ओनली। ठीक है, तो a माइनस टू यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3। क्यों a माइनस 3 आया? मैंने यहाँ दोनों में a माइनस 2 आ रहा है, उसे कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर a माइनस 2 0 होगा बच्चे, तो a की वैल्यू क्या रही होगी? 2। और अगर a माइनस 3 0 होगा तो a की वैल्यू क्या रही होगी? 3। ये हमारे पास दोनों कंडीशंस आ जाती हैं इसकी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं इसकी आ जाएंगी। क्लियर है? a की वैल्यू अब आपके पास क्या क्या आ गई बच्चे? a की वैल्यू एक तो आ गई 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई दूसरी? 3। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई a की। ठीक है, जब दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी a की, तो अब हमें नंबर निकालना है। अब नंबर निकालेंगे, नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर वो हो जाएगा 27 इंटू 2, तो वो हो गया 54। क्या हो जाएगा? 54। ऐसे ही दूसरा नंबर, सेकंड नंबर जो हो जाएगा आपके पास 27 इंटू 3, वो कौन सा हो जाएगा? 81। पहला नंबर, दूसरा नंबर 54 81। क्या कह रहा था भाई? व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर? 81 विल बी द लार्जर नंबर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चंस इसमें से कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन ही मैं वर्कशीट में भी रखूंगा कुछ 2-4 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे ही फिनिश करते हैं, बाकी का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, और कुछ भी आपको कमेंट में आप बोल सकते हैं कि कोई भी नई वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, या जो कंसेप्ट है आपका, जो भी कंसेप्ट वीक है उसके लिए आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।